नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। हर आवाज़ का अपना एक जादू होता है और ख़ास तौर से अगर उसका संबंध कानपुर से है तो उस आवाज़ के जादू में एक अलग ही खनक होती है। इसके कई उदाहरण हैं, लेकिन आज हम जिन्हें आपसे मिलवाने जा रहे हैं वो हैं विजय विक्रम सिंह जी, जिनकी आवाज़ का जादू आपने बिग बॉस सीज़न 4 में देखा है। जब आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि कितनी मशहूर शख्सियत से आप मिलने जा रहे हैं। विजय जी, थोड़ा सा उसी अंदाज में एक बार रिपीट कर दीजिए। जी, पर उससे पहले मैं एक थोड़ा सा आपको करेक्ट करना जी जी, चाहूँगा। सीज़न 4 में नहीं सुना था, सीज़न 4 से सुन रहे हैं। सीज़न 4 से सुन रहे हैं जी, तो सीज़न 4 से सीज़न 16 तक, सीज़न 19 मतलब अभी जो ख़त्म हुआ। 16 साल हो गए हैं मुझे उस शो में। उस शो की दूसरी आवाज़, उस शो का नरेटर, उस शो के सूत्रधार की भूमिका अदा करते हुए वो आवाज़ जो आपसे कहती है दोपहर 12 बजे विजय विक्रम सिंह ने शैलेंद्र जी का शुक्रिया अदा किया। वाह। वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में आपकी जो यात्रा थी जी। कैसे शुरू हुई? ये एक इत्तेफाक था। मैं कानपुर में पला बढ़ा, हमें इन सब चीज़ों की कोई समझ ही नहीं थी। मैंने MBA किया, नौकरी कर रहा था, सरकारी नौकरी कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में था। 29 साल की उम्र में किसी ने कहा तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। मैंने कहा अच्छा। मैं गाना नहीं गा पाता। हाँ। तो बोले अरे भाई गाना नहीं, बहुत कुछ करते हैं आवाज़ से। मैंने कहा क्या करते हैं? वहाँ से वो सफ़र मतलब वो पहचान शुरू हुई कि अच्छा आवाज़ से ये भी होता है, हो सकता है। और मुझे उसमें इंटरेस्ट बहुत आया। जनरली क्या होता है, जब हम उम्र के किसी पड़ाव पे पहुंच जाते हैं, थोड़ा सेटल्ड होने लगते हैं, तो हमें लगता है अब ठीक है, वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। ईश्वर की दया से मुझे वो चीज़ इतनी पसंद आई कि मैंने कहा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या है, कहाँ लेके जाती है ये चीज़। नौकरी करते रहे, फिर समझ में आया सरकारी नौकरी करके काम नहीं कर सकते, तो नौकरी छोड़ के प्राइवेट नौकरी करने लगे। अच्छा। रेडियो स्टेशन में सेल्स की नौकरी करने लगे, ताकि बस समझ पाएँ कि क्या होता है। और दोस्तों के सहयोग और पत्नी के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से 32 साल की उम्र में हमने अपनी नौकरी छोड़ के इसको फुल टाइम करियर बना लिया। अच्छा। और आज 16 साल हो गए। ये बिग बॉस में जो आपको काम करने का मौका मिला, जी, तो वहाँ से आपकी एक पहचान बनी। बिल्कुल। और लेकिन उसके पहले जो संघर्ष था, कमाल की बात यह है कि संघर्ष कुछ था ही नहीं। अच्छा। संघर्ष इसलिए नहीं था, और ये मैं चाहूँगा कि सब लोग इस बात को ध्यान से सुने, कि लोगों को लगता है कि नहीं हमको पैशन मिल गया, अब हम सब कुछ छोड़ छाड़ के यही करेंगे। रिस्क लेने में, ठीक है, और एक अंग्रेजी में शब्द होता है रेकलेसनेस, बिना सोचे समझे कुछ, दोनों में फ़र्क होता है। तो रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड लें। तो जैसे मैंने किया ना कि नौकरी करते हुए पहले उसको समझा, उसमें ट्रेनिंग ली, मार्केट को समझा, थोड़ा सा बनाया ब्रांड अपना मार्केट, और फिर उसमें कूदा। जाहिर सी बात है, जब पूरी तरह से इसमें स्विच किया तो नौकरी जितने पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन पैसे मिल रहे थे, काम मिल रहा था। और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा रही कि 1 साल के अंदर ही बिग बॉस जैसा बड़ा शो मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं कि उससे पहले शो नहीं मिल रहे थे। उससे पहले डांस इंडिया डांस सीज़न 1 मेरा पहला शो था जो मैंने वॉइस आर्टिस्ट के रूप में किया। सारेगामापा में मैंने आवाज़ दी, तो काम मिल रहा था, घर की रोजी रोटी चल रही थी, और पहचान मिली बिग बॉस में। जब सूत्रधार बन गया 2010 में, तब से पहचान मिलने लगी, तो काम मिलना थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि लोग पहचाने, अच्छा तुम अच्छा उसमें काम करते हो, अच्छा जरा बताओ कैसे क्या कर सकते हैं। तो फिर लेकिन उसके बाद आप आर्टिस्ट के तौर पे भी काम कर रहे हैं, एक्टर के तौर पर। वो भी जर्नी एक्सीडेंटली शुरू हुई। मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहता, मुझे पता ही नहीं था। वो तो आवाज़ को सुधारने के लिए हमने रंगमंच ज्वाइन किया, करने लगे कि आवाज़ अच्छी होगी। करते करते कहीं एक ऐसे पड़ाव पे पहुंचे जहाँ किसी ने कहा अरे तुम तो थिएटर करते हो, एक ऑडिशन दे दो। हमने अच्छा दे देंगे। कभी हम गए नहीं ऑडिशन के लिए, क्योंकि रोटी चल रही है, क्या ज़रूरत है, तो हम भी कानपुर के ही, जो चल रहा है उसको चलने दो। तो ऑडिशन दिया, और वो ऑडिशन था एक शो जिसका नाम है फैमिली मैन। अच्छा। और अगले ही दिन राज डी के जो हैं डायरेक्टर, उनसे मुलाकात हो गई कि साहब आप ये कर रहे हैं रोल। तो जब वो किया, मैंने कैमरा फेस किया, थोड़ा सा दिक्कत भी हुई, लेकिन मज़ा बहुत आया। मैंने कहा भाई ये तो अलग ही है, अलग ही नशा है इसका, और अलग ही, और मुझे मज़ा भी आ रहा है उस प्रोसेस में, उस तपन में बड़ा मज़ा आ रहा है, तो चलो इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर हमने
अभिनय लोगों को लगता है कि कोई खेल है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सीखना बहुत ज़रूरी है। हर कोई भी कला, कोई भी विद्या है वो भी। तो हमने सीखा और अभी तक सीख रहे हैं। और सीख के जब आप करने लगते हैं तो थोड़ा सा आपका काम और निखरता है तो लोग देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने करी, अब देखिए, मैं 2018 में पहला शो किया, 19 में रिलीज़ हुआ वो। तब तक मैं एस्टैब्लिश था वॉइस आर्टिस्ट के रूप में, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अरे मैं एकदम से शुरू करूं, कैसा होगा। जो काम मिलता गया एक्टिंग में करता गया, उसका नतीजा ये हुआ कि पिछला साल ऐसा गया कि हर 1.5 महीने पे मेरा कुछ काम आ रहा था। हर छोटा बड़ा कुछ ना कुछ। आज भी मैं उसी सिद्धांत पे चलता हूँ कि रोल छोटा बड़ा नहीं होता है, आप उसको कैसे निभाते हैं। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनकी आवाज़, जिनके डायलॉग आज भी सुने जाते हैं और सालों साल तक सुने जाते रहे। आपको कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके आप प्रशंसक हों, जो लगता हो कि इसका डायलॉग बहुत अच्छा, जो डायलॉग अदायगी का एक तरीका होता है, वो पसंद आया हो? मेरे जो आइडल की अगर आप बात करें तो हॉलीवुड से एक है मॉर्गन फ्रीमैन। अच्छा। मैं उनको, मतलब उनकी आवाज़ ऐसा लगता है कि इतनी भारी, इतनी सूदिंग, मतलब लगता है कि वो बह रही है और आप उसके साथ बह जाएं। तो वो उनकी आवाज़ का तो, और बच्चन साहब की आवाज़ के तो सभी मुरीद हैं। तो ये कुछ लोग हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। मेरे जो समकालीन लोग हैं उसमें अंकुर देसाई हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझसे छोटे हैं 2 साल उम्र में, लेकिन वॉइसिंग वो मुझसे 10 साल पहले से कर रहे हैं। तो उनसे बहुत सीखा है। अंकुर देसाई को मैं बहुत मतलब अपना मैं उनसे बहुत प्रेरणा लेता हूँ। अच्छा, क्या वॉइस ओवर के लिए आपको एक रिहर्सल, एक प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है कि कैसे अपनी आवाज़ को और बुलंद करें जो लोगों को पसंद आए? रियाज कंटिन्यूस है। रियाज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप किसी आर्ट फॉर्म को परस्यू कर रहे हैं तो उसके आप अपने को कंपेयर करिए एक स्पोर्ट्समैन से। स्पोर्ट्समैन जब तक एक्टिव स्पोर्ट्स खेलता है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वो प्रैक्टिस नहीं करता। क्योंकि अगर वो नहीं करेगा 10 दिन प्रैक्टिस, 20 दिन फॉर्म खराब है तो कभी लोग वॉलंटरीली 2-5-10 दिन दूर हो जाते हैं गेम से, वो एक अलग बात है। पर वो उनका अभ्यास निरंतर चलता रहता है। एक सिंगर जो है उसका रियाज कभी ख़त्म नहीं होता। लता जी एक इसका उदाहरण है कि वो बहुत उम्र तक वो रियाज करते रहे। एक्टर, वॉइस एक्टर का भी एक रियाज होता है। हाँ। और वो रियाज दिन प्रतिदिन होना चाहिए, वरना आप अपने इंस्ट्रूमेंट यानी कि अपनी आवाज़ से दूर हो जाएंगे। अभी आपने कहा कि आपकी जो जर्नी है उसमें आपकी पत्नी की भी भूमिका है। जी। थोड़ा सा बताइए किस तरीके से है ये? हमारी पत्नी, देखिए, हमारे जीवन में 2 महिलाएं हैं जिन्होंने हमको संभाल के रखा है। बचपन से शादी के पहले तक हमारी माता जी, और शादी के बाद हमारी पत्नी। वो हमें हमेशा कल से बेहतर करने की प्रेरणा देती हैं, वो उनकी सोच है। तो अगर आज मैं जाके उनसे कहूँ कि गीतांजलि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ी और ट्रेनिंग करनी चाहिए इस उम्र में इस चीज़ के लिए, तो अगर मैं 10 दिन ना फीस भरूं उस इंस्टीट्यूट में जाके, तो वो जाके भर देंगी। और वो उन्होंने किया है। मेरे अभिनय के लिए जब प्रशिक्षण की बात चल रही थी तो आप थोड़ा सा वो रहते हो कि यार इतना पैसा देना पड़ेगा, चलो देखते हैं। देखते वो अपना एक कदम वो जाके कराते हैं काम। तो इस तरह का जब आपको जीवन साथी मिलता है जो आपसे, जब आप इम्प्रूव करना चाहते हो जीवन में थोड़ा सा, तो वो सवाल नहीं पूछे बल्कि एक कदम आपसे आगे बढ़ के कहे कि नहीं करो, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होती है कि नहीं, मुझे जीवन में कल से कुछ बेहतर करते रहना है। वो है, उनका सपोर्ट बहुत रहा है। दूसरा, हर महिला की तरफ परिवार को जिस तरह से उन्होंने बांध के रखा है, मुझे सोचने में कभी महीने में 20-20 दिन बाहर रहता हूँ, मुझे सोचना ही नहीं पड़ता है कि वो हैं, या उनका कभी फ़ोन आता हो कि अरे भैया इतना बाहर रहते हो, हमको दिक्कत होती, कभी नहीं। तो ये चीज़ें वो हैं जो आपकी अभिव्यक्ति को बहुत मदद करती हैं जी। और अभिनय, आवाज़ से अभिनय, ये सब अभिव्यक्ति का ही खेल। तो मतलब ऋण शब्द तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, जिस तरह से सहयोग है, जिस तरह से उन्होंने हाथ पकड़ के हमको, कई बार हमको सहारा नहीं, हमको खींचने की ज़रूरत पड़ती है, वो खींचती भी हैं। आगे आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में बताना चाहते हैं?
देखिए मेरे वॉइस के करियर को लोग जानते हैं, मेरे एक्टिंग के करियर को लोग जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं एक वॉइस ट्रेनर और एक कम्युनिकेशन कोच भी हूँ। मैंने सुष्मिता सेन जी की थोड़ी मदद करी थी, मैंने इमरान हाशमी की थोड़ी मदद करी उनके एक फिल्म के लिए। मैंने शर्वरी बाग और संजना सांगी को ट्रेन किया हुआ है, कई अभिनेताओं को वॉइस में ट्रेन किया है। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स कोच हूँ और मैंने कई सीनियर लीडर्स को ट्रेन किया है आवाज़ में और कम्युनिकेशन स्किल्स में। मैं कम्युनिकेशन के कोर्सेज चला रहा हूँ। अच्छा। जी 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 जी। तो अभिनय और आवाज़ के अलावा ये पैरेलली शिक्षण का जो काम है चल रहा है जी, वो चल रहा है। और एक मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। मैं फेलियर के बारे में बहुत बात करता हूँ कि ज़िंदगी में असफलताएं ही हैं जो आपको बनाती हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि सक्सेस बूस्ट्स ईगो, फेलियर बिल्ड्स कैरेक्टर। ये असफलता का महत्व होता है जीवन में कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना है तो आपको फेल होना पड़ेगा। एक जब आपने इसकी बात की है कोचिंग की, कुछ आप एक दो टिप्स दे सकते हैं कि अपनी आवाज़ को कैसे अच्छा बनाएं अगर जो दर्शक देख रहे हैं? जी, मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ। मतलब बड़ी सारी भ्रांतियाँ हैं जो फैली हुई हैं। जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, लोगों को लगता है कि हम बातचीत करते हैं लोगों से तो हमको कम्युनिकेशन पे काम करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, पर लोगों को ये नहीं पता है कि हर इंसान की दो आवाज़ें होती हैं, जिसको कहते हैं कॉन्वर्सेशनल वॉइस और प्रोफेशनल वॉइस। कॉन्वर्सेशनल वॉइस जो आप बातचीत करते हो माँ से, बहन से, दोस्त से, उसमें इमोशंस होते हैं जो आपके कॉन्वर्सेशन को ड्राइव करते हैं, तो आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। पर जो प्रोफेशनल वॉइस है उसमें एक ही इमोशन हावी होता है, वो है नर्वसनेस। और जब आप नर्वस या एंग्शियस होते हो तो आपका माइंड आपके मसल मेमोरी पे जाता है कि आपने क्या ट्रेनिंग करी है, और ट्रेनिंग होती है 0, 0। इसीलिए जब आप प्रोफेशनल स्पेस में जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आप धड़धड़ा जाते हैं। तो दर्शकों से मेरा अनुरोध ये है कि कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना शुरू करें। किसी भी आर्ट फॉर्म की तरह जैसे हम अपनी आवाज़ का रियाज करते हैं, हम कम्युनिकेशन स्किल की भी प्रैक्टिस करते हैं, उसका रियाज करते हैं। आप भी करें, बोलने का रियाज करें, आवाज़ को निखारने के लिए प्रयास करें, भाषा पर पकड़ बनाना शुरू करें। भाषा पर पकड़ बनती है पढ़ने से, बोलने से। और बोलने से मतलब ये नहीं कि आपसी बातचीत, बोलने मतलब एक एक शब्द को क्लियरली, ज़ोर ज़ोर से, पूरे आर्टिकुलेटर्स को खोल खोल के। तो अगर आपको, जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं कि मुझे आवाज़ भारी करनी है, आवाज़ भारी करने के पीछे मत भागिए, आवाज़ को और पावरफुल और उसमें खनक लाने का प्रयास करिए। उसकी एक बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है, मजबूती से रखिए, मजबूती। और उसकी बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है। सिर्फ सीधे बैठना है, सांस अंदर खींचनी है, रोकना है और पेट से सांस को फेंकते हुए रोज 5-5 मिनट आप ओमकार करिए। जैसे आपका जो वोकल कार्ड है वो खुलेगा और पूरा वोकल पैसेज जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब इतने कम समय में तो यही बता सकता हूँ। अच्छा, कानपुर की अपनी एक अलग पहचान रही है, राजू श्रीवास्तव, अन्नू अवस्थी, और अभी नया एक कंट्रोवर्सी भी थी, मैं ठाकुर हूँ, विवाद हो गया। तो ये आवाज़ का अपना एक अलग ट्रेंड कानपुर का भी सेट रहा है। जी जी। कानपुर, लोग क्या है, कानपुर को गलत चीज़ों के लिए जानते हैं। कानपुर ना क्रिएटिविटी के मामले में बहुत लोगों से बहुत आ गया। मैं कई राइटर दोस्तों से कहता हूँ कि तुम एक काम करो, 3 महीने कानपुर में जाके गली नुक्कड़ में खड़े होके जाओ, तुम एक पिक्चर लिख के ले आओ। तो ये है कल्चरल हेरिटेज। तब आप कानपुर और कल्चर को समझ पाओगे, तब उसको आप समझ पाओ। तो कानपुर का तो बहुत योगदान है ही है, और कानपुर का सबसे बड़ा योगदान एक्टिंग में आता है। कई बार कई किरदार आपको मिल जाता है, चलो उस तरह से, जैसे एक हमको मिला था, एक छोटा सा नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने को मिला था, तो हमने एकदम वही कानपुरिया अंदाज में, अरे गुरु बैठो भाई, अरे बैठ जाओ, अरे टेंशन ही आओ मत, बैठो बैठो। और बहुत सारे सीरियल हमने देखा, उनकी कहानियों में कानपुर बीच में होता है। अब है, लोगों को लगने लगा है ना, समझ में आने लगा है कि कानपुर कंटेंट वाइज कानपुर से बहुत कुछ लिया जा सकता, बहुत रस है कानपुर में। तो और मेरी जो क्रिएटिविटी है उसका एक बहुत बड़ा योगदान शहर का भी है। तो दोस्तों, ये थी विजय विक्रम सिंह जी के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चलते चलते एक डायलॉग और मार दीजिए। जी। दोपहर 12 बजे विजय विक्रम सिंह ने सभी युवाओं से अनुरोध किया कि अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें।
और कभी दिक्कत हो तो आइए हमारे क्लास में, वहाँ और कुछ खुल के बातचीत खुल करेंगे। के बातचीत करेंगे। कैसे आपके क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं कोई? हमारे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे आप जाएं और वहाँ पर डिटेल्स हमेशा अपडेट होती रहती हैं। लिंक्डइन पे विजय विक्रम सिंह के नाम से हूँ मैं, और इंस्टाग्राम पे विजय विक्रम 77। तो बहुत धन्यवाद विजय जी आपका। शैलेंद्र जी, और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। धन्यवाद। थैंक यू सर, मज़ा आ गया।